नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के दूरस्थ गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। सड़क और पुल बह गए हैं। ऐसे में 200 से अधिक लोग दारमा घाटी में फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन वो भी रास्ते में फंसी है। हालांकि पुलिस के मुताबिक नाले में भारी पानी आने के चलते गांव का संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बचाव टीमों को भेजा गया है। तो सड़क और पुल बहे। पिथौरागढ़ के धारचूला के पास ये घटना सामने आई, जहां पर बादल फटने से किस तरह से संपर्क टूट गया। 200 से अधिक का तो धारचूला में ये बादल फटा। दारमा घाटी में बताया जा रहा है कि ये बादल फटा है, जिसके बाद सड़क और पुल बहे। तो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन वो भी एक आदमी आ गया तू अभी मौके पर मौजूद नहीं है। 200 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी के चोर गलिया थाना क्षेत्र में पानी के बहाव में सैलानियों की कार बहने का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी की जान नहीं गई है। कार सवार पर्यटक लखनऊ निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोर गलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेर नाले के पहाड़ों से पानी आ रहा था और इसी दौरान लखनऊ के पर्यटक नैनीताल की तरफ जा रहे थे। तभी पर्यटकों ने कार के जरिए नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार नाले में फंस गई और पर्यटकों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद कार पानी में बहने लगी। वहीं खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बरसात जारी है। भारी बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं नैनीताल जिले में 42 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। नैनीताल जिले में भूस्खलन की वजह से 23 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा जिले की नदियां भी उफान पर हैं। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन और जेसीबी तैनात की है। जी जी, ये 30 साल का है, मतलब अभी 30 साल के लिए बिड करेंगे और अनुमानित आय जो 60 साल में होगी 247 करोड़ के आसपास। अब देखिए, ये आपका चूंकि वेरी करता है हर साल में, लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो लगभग 247 करोड़ का है पूरे पीरियड में। इसमें ये आय होगी सरकार को इसमें। 30 साल में 247 नहीं, ये है आपका तो इसमें पहली बार 30 साल के लिए करेंगे और उसको फिर आगे 30 साल के लिए और इसको संशोधित शुल्क के साथ आगे कर सकते हैं इसमें। तो लगभग 247 करोड़ ये 60 साल की आय हमारी है। ये होटल है ना, बिजनेस होटल अभी तो आईएम चलता है, वो अलग, ये ऑफिस वाला है। इसमें दूसरा हमारा जो विषय था, ये भी पर्यटन विभाग का था कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी ये भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। कहाँ पर होगा मसूरी में, कोई जगह? ये जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में ये एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के लिए पीपीपी मोड में आज सहमति दी गई। ये 15 साल के लिए लीज किया जाएगा। लगभग 60 करोड़ के आसपास की इसमें आय सरकार को इसमें होगी। इसके अलावा तीसरा मद हमारा ये परिवहन विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 229 में संशोधन करने का ये प्रस्ताव था। ये इस पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसमें जो वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक हैं और प्रवर्तन सिपाहियों की इसमें जो तैनाती हमारे वहाँ की गई है, उसको उनके कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इसमें क्या प्रावधान हुआ? इसमें इनको चालान करने की शक्ति इसमें दी गई है।
इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो मद था ये विद्यालय शिक्षा विभाग का मद था। इसमें विद्यालय शिक्षा विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो संवर्ग है वो मृतक का एक संवर्ग है। उसमें 4331 पद हैं जो अभी मृतक संवर्ग में है। तो इसमें शिक्षा विभाग का प्रस्ताव ये था कि इनको मृतक संवर्ग होने से इसमें काफ़ी पद रिक्त हो गए हैं और इसमें से 2364 पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की उनके द्वारा अनुमति मांगी थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा जिसमें सहमति दी गई। 2364 पद जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो मद है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का मद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रदेश में पिछले साल में ये एक योजना लागू की गई थी, जिसमें जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उसमें उनको 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था थी। उसको भी इस साल भी आगे जारी रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मद हमारा ये आवास विभाग का मद है। इसमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड के ढांचे को पुनरीक्षित करने का ये प्रस्ताव है। वर्तमान में जैसे कि हमारी नियोजन की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और प्लान सिटीज़ को बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसमें अभी तक वर्तमान में 230 पद हैं जो कि हमारे जिले स्तर पे भी हैं और हमारे मुख्यालय में भी हैं। तो उसमें जो संशोधन का प्रस्ताव ये आया है कि 245 पद स्वीकृत करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें अनुमति दी गई। 230 पद पहले से 230 पद हैं, उसको संशोधित करते हुए 245 पदों का आज 15 बढ़ गए जी। और इसमें काफ़ी हमारे स्पेशलाइज्ड पद भी हैं, जैसे कि हमारा मास्टर प्लानर्स हैं, हमारा टाउन प्लानर्स हैं, इस तरह के पद भी हमारे हैं। तो एक प्लान डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए इसमें मदद मिलेगी। इसमें एक मत था हमारा उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा का प्रतिवेदन 2019-20 एवं 20-21 है। इसको विधानसभा के पटल में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज अनुमति दी गई। अगला मद हमारा ये ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा का मद है। इसमें पूर्व में एक नियम लाए गए थे। इसमें कतिपय संशोधन लाए गए हैं इसमें, ताकि जो हमारे जो आसपास के प्रदेश हैं, हिमाचल आदि प्रदेश है, उनके साथ इसमें पैरिटी लाई जा सके। तो इसमें जो संशोधन ये लाया गया है कि जो पूर्व में जो प्रोजेक्ट हमारे पास हो चुके हैं, सॉरी ये मद अलग है। ये मद हमारा है 2000 जो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का जो अधिसूचित किए गए हैं, उनके विनियम जो अधिसूचित किए गए हैं उनको विधानसभा में रखने के लिए अनुमति मांगी गई थी। उसकी अनुमति आज दी गई। इसके अलावा ये भी एक फॉर्मल मद है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का। इनके जो 19, 20 और 20 उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन अब तक किसी न किसी कारण से राष्ट्रमंडल खेल नहीं हो पाया है। गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक सकारात्मक रही है, जिसमें 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन करने पर सहमति बनी है। खेल मंत्री ने कहा कि सभी प्रतियोगिताएं अलग अलग जगह पर आयोजित की जाएंगी। वहीं खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने कहा कि इस आयोजन में मेजबान राज्य खेल प्रतियोगिताओं को घटाने और बढ़ाने का फैसला ले सकता है। इसीलिए उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में 4 खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि नेशनल गेम्स होने हैं, और नेशनल गेम्स होने हैं तो उसके लिए बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो फटाफट लेने होते हैं। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है चीफ साहब की अध्यक्षता में। इसमें जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के जो सचिव होंगे, जिनका इस आयोजन से महत्वपूर्ण लिंक होगा, वो सभी इसके सदस्य होंगे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि नेशनल गेम्स होने हैं, और नेशनल गेम्स उसके लिए बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो फटाफट लेने होते हैं। उसके लिए एक हाई पावर। देखिए, आज 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन
उत्तराखंड में 2024 में होना है, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के निमित्त में, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह के मिड में होना है, 14 दिनों का पूरा ये आयोजन होता है, उसके निमित्त भविष्य में जो भी त्वरित निर्णय करने हों, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि एक HPC बना ली जाए, ताकि जब कभी भी त्वरित निर्णय करने पड़े तो फाइल की एक लंबी प्रोसेसिंग से फाइल को न गुजरना पड़े और ऐसा समय ना आए कि जिस समय ज़रूरत हो चीज़ों की आपूर्ति समय के उपरांत में हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो यही हुआ कि एक हाई पावर कमेटी जो है वह गठन करने का निर्णय हो गया है, जिसके माध्यम से 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में जो जो निर्णय करने होंगे वह HPC के पास जाएगा और HPC उसमें त्वरित निर्णय करेगा और त्वरित जो है उसमें कार्रवाई हो। विकासनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर पुरोला में अभी सांप्रदायिक तनाव शांत भी नहीं हुआ था कि अब विकासनगर में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। नाराज हिंदू संगठनों ने गुरुवार को विकासनगर बाजार को बंद करवाया है। हालात ये हो गए हैं कि जब दोनों पक्षों के लोग अचानक सामने आ गए तो पुलिस फोर्स के भी हाथ पांव फूल गए। आखिरकार पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। पूरे मामले में SSP ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर NSA लगाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने हिंदू संगठनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की है। इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग भी हुई है। बाकी हम ये भी देख रहे हैं कि कौन इस तरह के माहौल को इस तरह से कर रहा है, तो जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके पे भी हमारी नज़र रखी जा रही है और हम उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और अगर हमें कुछ इस तरह की सूचना मिलेगी तो हम उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। हम दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखेंगे और उस समय भी जब ये हुआ था तो हमने उसमें अपनी निरोधात्मक जो कार्रवाई है हमने वो की है और हम बाकी भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं IDPL कॉलोनी खाली कराए जाने के विरोध में कॉलोनी वासी धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरने स्थल पर पहुंचे और धरने का समर्थन किया। हरीश रावत ने कॉलोनी खाली कराए जाने की कार्रवाई का विरोध किया है और लोगों के आवास बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हरीश रावत ने राज्य सरकार को साफ कहा है कि पुलिस और प्रशासन ने अगर जबरदस्ती आवास खाली कराने की कोशिश की तो सबसे पहले वह पुलिस की लाठी खाने के लिए आगे खड़े मिलेंगे। कि एक मानवीय समस्या है, आप ही के नागरिक हैं, आप ही के लोग हैं, इसका समाधान आप ही को निकालना है और आप जो समाधान निकालेंगे इनके साथ मिल बैठ करके वो समाधान का सब लोग आदर करेंगे। लेकिन मैंने ये साफ कहा कि इनको उजाड़ना जो है कोई समाधान नहीं। राव जी, आपने एक चीज़ और भी, और मैं अभी कल परसों मैंने श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी बात की थी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के माननीय सांसद रमेश चंद्र पोखरियाल जी से भी मेरी बात हो। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टी बिताने के बाद सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इस बीच राज्य में मानसून की दस्तक भी हो चुकी है और लगातार राज्य भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मानसून की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में जगह जगह जलभराव जैसी समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं ऐसे में खतरनाक उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालात में पड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर हैं। वहीं हालांकि पिछले 2-3 महीनों से अधिकारियों ने 500 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया है जहां मरम्मत की जानी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में 16,500 स्कूल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और इसी सूची में C कैटेगरी वाले 400 स्कूलों में मरम्मत का काम किया जाना है। वहीं महानिदेशक शिक्षा का कहना है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही कई स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया जिसमें कई अध्यापकों पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड, जल पुलिस और साथ कांवड़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कांवड़ियों को लावारिस वस्तुओं से दूर रहने के लिए भी पुलिस ने जागरूक किया है। कांवड़ क्षेत्र पर CCTV कैमरे में भी पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं SSP टिहरी नवनीत भुल्लर भी खुद कांवड़ क्षेत्र में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने में लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में मुनिकीरेती क्षेत्र में हम लोगों का अवेयरनेस का लगातार कार्यक्रम चल रहा है
और हम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। केवल यही नहीं कि वो किसी प्रकार की गंदगी ना करें, किसी प्रकार की कोई ऐसी अवांछनीय वस्तु है तो उसको ना छुएं, और इसके साथ यातायात को बनाए रखने में हम लोगों का सहयोग करें, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग भी लगातार जो हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं सेक्टर में बटी हुई हैं, ये भी लगातार उनसे वार्तालाप भी करते रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग लगातार सुबह और शाम गश्त में, और लाउड स्पीकर पे भी पीए सिस्टम हमारा लगा हुआ है। हरिद्वार पुलिस कांवड़ मेले को यादगार एवं सुरक्षित बनाने के लिए कई अभिनव पहल कर रही है और इन्हीं प्रयोगों के बीच शंकराचार्य चौक पर एक सेल्फी पॉइंट का निर्माण भी किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने अपनी धर्मपत्नी और दूसरे ऑफिसर्स के साथ सेल्फी पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। हरिद्वार में कांवड़ लेने आने वाले शिव भक्तों के नहाते हुए पैर फिसलकर गंगा में डूबने वालों के लिए जल पुलिस और पीएसी की जल यूनिट लगातार डूबने से बचा रही है। नहाते समय कांवड़िए के डूबने की सूचना पर एसडीआरएफ में तैनात एएसआई दीपक मेहता ने तत्काल छलांग लगाकर युवक को बचाया और इस दौरान जल पुलिस व आपदा मित्र ने भी युवक को सकुशल बाहर निकालने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। तो फेफड़ों में पानी भरने के कारण अर्धमूर्छित युवक को घाट पर टीम द्वारा फर्स्ट एड दिया गया। उत्तराखंड का आपदा विभाग वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर आपदा विभाग में कई कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुने से ज्यादा वेतनमान दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने मोर्चा खोल दिया है। जुगरान का कहना है कि यह जनता के पैसे की लूट है और हरीश रावत सरकार में यह फैसला हुआ था कि जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आती है, इसीलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्य सचिव से लेकर कोषागार समेत अन्य जगह की है, जिसका संज्ञान कोषागार के द्वारा लिया गया है। और आपदा विभाग में जिन कर्मचारियों को गलत वेतन दिया जा रहा है उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा वेतन 4 कर्मचारियों को आपदा विभाग में दिया गया है, जिसकी रिकवरी होना जरूरी है। साथ ही जिन अधिकारियों की शह में यह हुआ है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि पूर्व में कर्मचारियों को आपदा विभाग में नियमितीकरण किया गया था और इस दौरान जो जीओ जारी हुआ था उसी के तहत वेतन निर्धारण किया गया, जिसके हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। अगर वेतन निर्धारण में गलती हुई है तो यह शासन स्तर पर समय हुई है। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को वर्ष 2016 यानी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल से उनको 1 लाख रुपया प्रति माह मिल रहा है। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर तो 2400 के या 2200 के स्केल पे काम कर रहे हैं, ये 2 लोग 4600 के स्केल पे काम कर रहे हैं। तो वेतन निर्धारण में गड़बड़ी की गई है, अनियमितता की गई है, जानते बूझते सोच समझकर वित्त विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये इनकी गड़बड़ी है, इन्होंने गड़बड़ी की है। मैंने माननीय मुख्य सचिव के साथ साथ सभी संबंधित सचिव, कोषागार, ट्रेजरी, साइबर, अपना जो है साइबर ट्रेजरी, इसके साथ साथ महालेखाकार, इन सब लोगों को समय से अवगत करा दिया है। ये पूर्व में इनको रेगुलराइज किया गया था और उनको जो रेगुलराइज करने का जो जियो था शासन का, जो वित्त विभाग के सारे जियो जारी हुए थे, उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अभी जो मुद्दे उठे हैं उसमें वो जियो के सापेक्ष ही वो उनको वेतन दिया जा रहा। तो यहाँ पर यूएसडीए में कि किसी की गलती नहीं उसमें मानेंगे। अगर कहीं गलती हुई है तो शासन से हुई है, अगर हुई है तो इसमें हमने अपने फाइनेंस कंट्रोलर को बोला है, इसमें आप देख लें कि क्या इश्यूज़ है, क्यों इनको ज़्यादा मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो।
देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 3 दिन में खुलासा कर दिया है। देहरादून एसएसपी ने बताया कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में इवनिंग वॉक के दौरान वृद्ध महिला की चेन लूटने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसके चलते गठित टीम ने 75 सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की मदद से केवल 3 दिन में ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन और एक स्कूटी बरामद की गई है। 3 जुलाई को सायंकाल लगभग 6:30-7 बजे के बीच में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो अपर बद्रीश कॉलोनी है, वहाँ पर एक चैन स्नेच की घटना घटी हुई थी और हमारे टीम ने उसी समय से लग करके लगभग 75 हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके जो है इसमें 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं और उसमें जो है आपका जो मोबाइल जो चैन स्नेच किया गया था, चैन स्नेच जो घटना हुई थी उसको चैन को बरामद किया गया है। जो स्कूटी इसमें इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ गया है। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और टीम को मेरे द्वारा 5000 का इनाम। इसने काफी जगह बेचने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, तो उसके टिके में पौड़ी में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशाला को अब सरकार पीपीपी मोड पर देने जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। आपको बता दें, बीकेटीसी की धर्मशाला में अब तक यहां शादी समारोह और अन्य समारोह महज 18 से 20 हजार रुपए में आयोजित हो जाते थे। वहीं अब धर्मशाला के पीपीपी मोड पर जाने से यहां शादी समारोह व अन्य समारोह के लिए लोगों को भारी दाम चुकाने पड़ सकते हैं। कांग्रेस भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचकर 6 करोड़ से अधिक की लागत से स्थापित अत्याधुनिक डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम और डिजिटल मेमोग्राफी सिस्टम का लोकार्पण किया है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत के स्थापित की गई मशीनों का निरीक्षण भी किया गया। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज में 13 करोड़ रुपए की लागत से MRI की सुविधा का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के लोगों को MRI के लिए हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क MRI की सुविधा दी जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2 और अल्मोड़ा जिला, ये जो 3 जिले के लोग MRI करने के लिए हल्द्वानी जाते थे, अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से अब MRI यहाँ पे लग चुकी है और बहुत जल्दी हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हल्द्वानी में 12,000 रुपये में MRI होता है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है MRI सुविधा अब हो जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2 और अल्मोड़ा जिला, ये जो 3 जिले के लोग MRI करने के लिए हल्द्वानी जाते थे, अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से अब MRI यहाँ पे लग चुकी है और बहुत जल्दी हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हल्द्वानी में 12,000 रुपये में MRI होता है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है MRI सुविधा अब हो जाएगी।